All right, so absorption costing, question number two. This is from May June 2023. पेपर टू वेरिएंट वन, ये भी एक फुल फ्लैज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल है, जिसके अंदर हमें जो हमने तमाम टेक्निक्स पढ़ी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम एलोकेशन, देन अपोर्शनमेंट, देन सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, और फिर लास्ट में ले जाके ओएआर की कैलकुलेशन, और उसके बाद जो है ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब और ओवर एब्जॉर्ब की कैलकुलेशन, एंड देन लास्टली कॉस्टिंग स्टेटमेंट बनाना हम लोग इस सवाल के अंदर सीखेंगे। सो मोर और लेस जिन बच्चों को पहला सवाल समझ आ गया था, उनके लिए दूसरा सवाल एज सच कोई मुश्किल नहीं होगा कंपैरेटिवली। इनफैक्ट वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल सवाल था। दोनों की खैर टेक्निकलिटीज जो है वो सेम है, और बिल्कुल सेम पैटर्न से सवाल सॉल्व किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सवालों की एक अच्छी बात यही होती है कि इनका पैटर्न एक जैसा ही होता है। अगर आपका फुल 30 मार्क का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल आ जाता है, तो आप ज्यादा बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हो एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर पैटर्न्स बहुत सारे निकल आते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल एक ही तरीके से बन के आता है। सो स्टार्ट करते हैं सवाल। डी लिमिटेड हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहां पे गुड्स प्रोडक्ट्स एक्चुअली में प्रोड्यूस किए जा रहे हो, जबकि ऑन द अदर हैंड हमारा सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहां पे गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे हो, बल्कि सिर्फ द एक्चुअल पर्पस ऑफ अ सर्विस डिपार्टमेंट is just to facilitate production department in the smooth functioning of the production department. सर्विस डिपार्टमेंट का अकलौता काम क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट का इकलौता काम ये है कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम सही से करता रहे। सो वहां पे सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर एक्चुअल में कुछ कुछ खुद से प्रोडक्शन नहीं हो रही, बल्कि ऑन दी अदर साइड वहां पे सिर्फ जो है फैसिलिटेट करने का काम किया जा रहा है। At one of its factories where absorption costing is used, some forecast factory overheads have already been allocated. What does it mean by being allocated? Allocation हमने पढ़ा था कि allocation का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक ओवरहेड है जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से निकल के आ रहा है, तो एलोकेशन के प्रोसेस के अंदर वी रिकॉर्ड दैट ओवरहेड इनटू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो लेट से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट से हमने एक बंदा रखा हुआ है जो कि बहुत ही स्पेशलाइज पेंट करता है। अब वो जो पेंट वाला बंदा है, उसका वाहिद काम पूरा का पूरा सिर्फ फर्निशिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, तो उसका जितना भी ओवरहेड का खर्चा है वो सारा का सारा हम किधर ले जाएंगे? फर्निशिंग डिपार्टमेंट में ले जाएंगे। तो इफ अ पर्टिकुलर कॉस्ट इज अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फ्रॉम अ सिंगल डिपार्टमेंट, उस कॉस्ट को उस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड कर देने का जो प्रोसेस है, जो नाम है, उसको हम एलोकेशन कहते हैं। तो एलोकेशन की डेफिनेशन भी आपसे सवालों के अंदर पूछी जा सकती है। एंड अपोर्शनड एज फॉलोज, कहता है कि भाई कुछ ओवरहेड्स ऐसे हैं जिनको हमने एलोकेट कर दिया और अपोर्शन कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, तो उसमें कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 2,23,480 है, असेंबली में 217,980 है, मेंटेनेंस में 45,270 है, एंड देन एट लास्ट वी हैव कैंटीन के अंदर 36,260। उसने स्पेसिफाई भी कर दिया कि मेंटेनेंस और कैंटीन के डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट है, इनका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर सर्विस प्रोवाइड करना है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पे गुड्स एक्चुअली में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और चारों के ओवरहेड्स उसने स्पेसिफाई कर दिए हैं। आगे जाते हैं तो आगे वो कहते हैं द फॉलोइंग फोरकास्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स आर स्टिल टू बी अपोर्शन्ड। कहता है कि कुछ ओवरहेड्स अपोर्शन हो चुके हैं। अपोर्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? अपोर्शन का मतलब मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूट करना। ओवरहेड्स को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है? ओवरहेड्स को इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी टोटल ओवरहेड गिवन है, या पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा टोटल गिवन है, भाई ये पूरी फैक्ट्री वाइड खर्चा है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज अ फैक्ट्री वाइड एक्सपेंस, एंड सिमिलरली जो आपका पावर का भी खर्चा है वो फैक्ट्री वाइड एक्सपेंस है। यानी कि पावर अगर $40,200 का अगर आपके पास बिल आ रहा है, तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ यूटिलाइजेशन कटिंग डिपार्टमेंट से भी हुई है, कुछ असेंबली से भी हुई है, कुछ मेंटेनेंस से भी हुई है, और कुछ कैंटीन डिपार्टमेंट से भी हुई है। तो अपोर्शन करने का ये मतलब है कि आप अब इस ओवरहेड को, पावर के और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के ओवरहेड को, इन चारों डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे यूजिंग अ सुटेबल बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट और यूजिंग अ सुटेबल बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे क्या कहता है? कैंटीन डिपार्टमेंट ओवरहेड शुड बी रीअपोर्शन। ये अगर वो नहीं भी कहता तो हमें पता है कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो ओवरहेड एंड में बचता है, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज रीअपोर्शन अमंग दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो उसने कहा है कैंटीन डिपार्टमेंट के ओवरहेड शुड बी रीअपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ओवरहेड जो कि अगेन एक सर्विस डिपार्टमेंट है, उसको भी हमें रीअपोर्शन करना पड़ेगा अमंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो कहते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ओवरहेड शुड बी रीअपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मशीन्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
तो जो दो सर्विस डिपार्टमेंट थे जिनकी हमें पता है रीअपोर्शनमेंट हमें करनी है इनटू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्यों करनी होती है? ताकि तमाम ओवरहेड्स हमारे किधर आ जाएं, उन डिपार्टमेंट्स, उन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर आ जाए जहां पे गुड्स और प्रोडक्ट्स एक्चुअली में मैन्युफैक्चर हुए हैं। तो उसने बता दिया कि भाई कैंटीन के डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन करने के लिए क्या बेसिस इस्तेमाल करनी है, एंड देन जब आप अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को जो है जब रीअपोर्शन करोगे उसके ओवरहेड को, तो आपने कौन सी बेसिस इस्तेमाल करनी है। नीचे जाते हैं तो कहते हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। इसमें हमारे पास सबसे पहले गिवन है मशीनरी एट कैरिंग वैल्यू। मशीनरी एट कैरिंग वैल्यू का क्या मतलब है कि इतने इतने डॉलर की वर्थ की मशीन इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। तो कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर वी हैव $90,000 वर्थ ऑफ मशीन, असेंबली के अंदर वी हैव $66,000 वर्थ ऑफ मशीन, मेंटेनेंस के अंदर वी हैव $18,000 वर्थ ऑफ मशीन, एंड कैंटीन के अंदर वी हैव गॉट $6,000 वर्थ ऑफ मशीन। ठीक है, और नीचे फिर हम आते हैं तो हमें नंबर ऑफ मशीन्स दिया हुआ है कि 43 मशीन्स कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, 27 मशीन जो है वो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप राइट पे रियलाइज करो, जो कि मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी ये काम करना जब पेपर या इवन होमवर्क के सवाल सॉल्व कर रहे हो, कि आप टोटल साथ साथ लिखते जाओ। तो मशीनरी एट कैरिंग वैल्यू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो गिवन थी 90,000, 66,000, 18,000 एंड 6,000, मैंने इन सबको जब ऐड किया, आई रिकमेंड कि आप कैलकुलेटर अपने हाथ में देके बैठो और इन चारों वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो यू विल सी कि आपके पास 1,80,000 आ रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरी फैक्ट्री के अंदर आपके पास जो टोटल मशीनरी की वैल्यू है दैट इज $1,80,000। सिमिलरली नंबर ऑफ मशीन 43 मशीन कटिंग डिपार्टमेंट में है, असेंबली डिपार्टमेंट में 27 है। सर्विस डिपार्टमेंट को ऑब्वियसली मशीन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो आप ये जो दोनों डिपार्टमेंट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मशीन है वो कितनी हो गई? 43 प्लस 27, 70 किलोवाट आवर्स। कि भाई किस डिपार्टमेंट ने कितना किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया है, तो 1800 किलोवाट आवर्स जो है वो कटिंग डिपार्टमेंट ने किया है, 1500 असेंबली ने, मेंटेनेंस ने 100, एंड देन लास्ट में कैंटीन ने 200, जिसको अगर मैं चारों को ऐड करूं 1800 प्लस 1500 प्लस 100 एंड प्लस 200, तो आई गेट 3600 किलोवाट आवर्स। कि भाई टोटल आपका जो ऊपर पावर का जो बिल आया हुआ है ना $40,200 का, वो $40,200 का बिल इसलिए आया है कि आपकी फैक्ट्री के अंदर 3600 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुई है। जैसे आपके घर का बिल भी आता है, तो घर के बिल की जो अमाउंट होती है दैट इज बैक्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूम किए हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। 40,200 आपकी पावर का खर्चा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, और उसका जो ड्राइविंग फोर्स है या जो उसको ये जो कॉस्ट आपकी अराइज हुई है, ये आपकी किलोवाट आवर्स जो आपने कंज्यूम किए उसकी बेसिस पे अराइज हुई है, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 3600 किलोवाट आवर। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर गिवन है, कटिंग के अंदर है, असेंबली के अंदर है, मेंटेनेंस के अंदर है, बट कैंटीन के अंदर कह रहा है कोई हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं है। देन वी हैव गॉट बजटेड मशीन आवर्स दोनों डिपार्टमेंट्स के, एंड देन वी हैव गॉट डायरेक्ट लेबर आवर्स। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन की जो लास्ट की दो इंफॉर्मेशन है, क्या काम आपने करना है? आपने रियलाइज करना है क्या कटिंग डिपार्टमेंट को अगर मैं देखूं तो कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मशीन आवर 40,000 लग रहे हैं, जबकि लेबर आवर सिर्फ और सिर्फ 23,000 लग रहे हैं। यानी कि कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मशीन आवर्स का इस्तेमाल ज्यादा है और लेबर आवर्स का इस्तेमाल कम है। अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर मशीन आवर्स का इस्तेमाल ज्यादा है एज कंपेयर टू लेबर आवर्स, तो उस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस डिपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव। तो मैं यहाँ पे कहीं लिख भी देता हूँ कैपिटल इंटेंसिव। ये जो आपका बजटेड मशीन जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इनफैक्ट ऊपर लिख देता हूँ ताकि सेंस बनाए सही। ये जो आपका कटिंग डिपार्टमेंट है दिस इज कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ पे मशीन आवर्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, लेबर आवर्स कम इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट दी असेंबली डिपार्टमेंट, तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर कुछ अलग चल रहा है। असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर मशीन आवर्स 33,500 इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि लेबर आवर्स 62,500 इस्तेमाल हो रहे हैं। तो दैट क्लियरली मेक्स अ डिफरेंस कि भाई जो आपका असेंबली डिपार्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर लेबर आवर्स मशीन आवर्स के मुकाबले में ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपका जो असेंबली डिपार्टमेंट हो जाता है, ये क्या कहेंगे हम इसको? असेंबली डिपार्टमेंट को हम कहेंगे कि ये लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बजटेड अगर उसने मशीन आवर और लेबर आवर दिए हुए हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सको कि यार ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्या कैपिटल इंटेंसिव है या ये लेबर इंटेंसिव। और बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया, अगर उसमें मशीन आवर ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो कैपिटल इंटेंसिव है, अगर उसके अंदर लेबर आवर ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो लेबर इंटेंसिव है। देन अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा, पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट दिखा देता हूँ, फिर हम देखते हैं वर्किंग कैसे करनी है हमें इसकी। सो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अगेन जो हमने पहले क्वेश्चन के अंदर काम किया था, वी हैव टू मेक अ टेबल
टू शो द अपॉर्शनमेंट। अगेन मेंशन कर दूं, अपॉर्शनमेंट से क्या मतलब, अपॉर्शनमेंट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसने खुद आगे बोला हुआ है अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसके बाद फिर नीचे क्या कहता है, एंड द रीअपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड, यानी कि जो आपके सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ओवरहेड पड़ा हुआ है उसको भी रीअपोर्शन करना है। तो पहला हमारा स्टेप क्या है, देखो कुछ ओवरहेड्स तो उसने खुद ही एलोकेट और रीअपोर्शन करके हमें दे दिए ना। उसने बता दिया कि कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर इतना ओवरहेड पड़ा हुआ है 223,480 का, असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 217,980 का है, मेंटेनेंस के अंदर 45,270 का है, कैंटीन के अंदर 36,260 का है। और उसने अच्छा ये ओवरहेड यहाँ भी लिख के दे दिया। अगर आप रियलाइज करो तो पहली लाइन उसने खुद ही फिल करके दे दी। लेट से अगर वो ये लाइन फिल करके नहीं देता तो हम ऊपर से इसी इंफॉर्मेशन को उठाते, हम कहते हैं कि भाई ये तो वो ओवरहेड्स हैं जो कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी एलोकेट एंड अपोर्शन हो चुके हैं। तो अगर आपको एक ऐसा ओवरहेड है जैसे कि यहाँ नीचे दो फर्दर कॉस्ट, ओवरहेड का क्या मतलब कॉस्ट, तो यहाँ पे नीचे जो दो फर्दर कॉस्ट आपके पास डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी और पावर की फॉर्म में है, ये अभी अपोर्शन होना रहती हैं, इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट द रिमेनिंग ओवरहेड जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं तो वो फिर डिस्ट्रीब्यूट जितने जितनी अमाउंट आ रही है हर डिपार्टमेंट के अंदर रिस्पेक्टिवली उतनी उतनी अमाउंट ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स जो लाइन थी वो हमने रिकॉर्ड कर ली। देन डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, अब देखो आपका किस बेसिस पे जो है वो अपोर्शन किया जा सकता है, किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपको मैंने पूरी शीट भी दिखाई थी, उस शीट के अंदर बताया भी था 9 से 10 ओवरहेड लिख के कि भाई कौन सा ओवरहेड किस बेसिस पे अपोर्शन किया जा सकता है। तो इन दिस केस इफ आई आस्क कि भाई डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी $48,000 जो कि आपने अपोर्शन करना है, उसको अगर अपोर्शन करना है तो किस बेसिस पे अपोर्शन करोगे, तो क्या जवाब होगा। अब कंफ्यूजन का पॉइंट कहाँ पे आ सकता है, कंफ्यूजन का पॉइंट यहाँ आ सकता है कि एक बच्चा बोले सर हम इसको नंबर ऑफ मशीन्स की बेसिस पे कर देते हैं क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत रेलेवेंट है, मशीन से रिलेटेड है। दूसरा बच्चा ये कहेगा कि सर हम इसको मशीनरी एट कैरिंग वैल्यू के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सही जवाब क्या है, सही जवाब है मशीनरी एट कैरिंग वैल्यू, क्योंकि आपका नंबर ऑफ मशीन से ज्यादा ये मैटर करता है कि उन मशीन की वैल्यू कितनी है। क्योंकि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। लेट से मैं कहूं कि ये जो 43 डिपार्टमेंट्स 43 मशीन्स कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हैं, क्या पता ये सस्ती मशीन हो और इनके ऊपर इतनी डेप्रिसिएशन चार्ज ही ना हो क्योंकि इनकी इतनी कॉस्ट ही ना हो। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है असेंबली डिपार्टमेंट जिसके अंदर 27 मशीन है, क्या पता इसकी हर मशीन इतनी महंगी हो कि आपका कटिंग डिपार्टमेंट की 43 मशीन को मिला के इसकी एक मशीन की कॉस्ट बनती हो। तो नंबर ऑफ मशीन की बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन को अपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बल्कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट डेप्रिसिएशन और अपोर्शन डेप्रिसिएशन ऑन द ऑफ मशीनरी एट कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का क्या मतलब है, यानी कि उसकी नेट बुक वैल्यू जो मशीनरी की उस टाइम पे वैल्यू थी। टोटल हमने इसका ऑलरेडी निकाल लिया था, 1,80,000 हमारे पास टोटल मशीनरी की वैल्यू आ रही थी। अब अपोर्शन कैसे करेंगे सर, बहुत सिंपल तरीका है, कोई टेक्निकल, ये टेबल बनाना तो बहुत ही आसान, ये तो मतलब 5 मार्क्स जो है ये आपके बेसिक मैथ्स करने के मार्क्स है। तो आपको पता है भाई टोटल मशीनरी की वैल्यू 1,80,000 है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर के अंदर आपका वो 1,80,000 आ जाएगा। फिर आपका जो टोटल खर्चा है जिसको आप अपोर्शन कर रहे हो, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 48,000 है। 48,000 से आपने इसको क्या कर लेना है, 48,000 को आपने रख लेना है न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है। और आप मल्टीप्लाई करा लोगे इसको किससे, मल्टीप्लाई कराओगे विद द वैल्यू ऑफ मशीनरी फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब लेट से अगर मुझे ये पता लगाना है कि मशीनरी की डेप्रीसिएशन का कितना हिस्सा कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहिए, तो मैं कहूंगा कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो मशीनरी की वैल्यू थी वो 90,000 थी। So I'll do what? I'll simply do 90,000 over 180,000 and multiply it with 48,000 to get the portion or to get the distributed amount of this depreciation of machinery जो कि मुझे कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेके जानी चाहिए। तो अगर अच्छा इसको कोई बच्चा इस तरीके से भी कहे कि सर मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूं तो कोई मसला है क्या, 90,000 डिवाइडेड बाय 90,000 क्या है, 90,000 मशीनरी की वैल्यू है ऑफ द कटिंग डिपार्टमेंट, डिवाइडेड बाय 1,80,000 वो क्या है, वो मशीनरी की टोटल वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय द एक्सपेंस और द ओवरहेड जिसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट कराना है, जो कि इस केस में हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है विच इज $48,000। तो भाई आंसर आपका दोनों में सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है, दोनों में आंसर आपका 24,000 ही निकल के आ रहा है। सो 24,000 इज द अमाउंट दैट आई शुड बी अपॉर्शनिंग इन दी कटिंग डिपार्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। तो आप देख ले 24,000 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। आगे अगर बढ़े
तो फिर अब यही काम मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी करना है। दूसरे डिपार्टमेंट में अगर मैं जाऊं तो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर अब देखो दो अमाउंट्स, तो ये बड़ा जल्दी काम होगा। ये तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है ना कैलकुलेटर के अंदर। यहाँ पे अब जब आप मशीन डेप्रिसिएशन के चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो दो वैल्यूज तो फिक्स हैं। आपका ये 1,80,000 ये फिक्स हो गया है, लिख भी देता हूँ कि ये फिक्स हो गया। अब आपका ये 48,000 ये भी क्या हो गया, ये भी अब फिक्स हो गया, इसमें चेंज नहीं होना। सिर्फ जो चेंज होना है वो क्या होना है कि भाई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कितनी मशीनरी की वैल्यू है, क्योंकि टोटल तो 1,80,000 है, वो थोड़ी बदलेगा। आपका जो एक्सपेंस जो ओवरहेड का खर्चा है 48,000 वो भी नहीं बदलेगा। तो आपने सिर्फ अब अगली दफा कैलकुलेटर में असेंबली डिपार्टमेंट की जब आप अमाउंट निकाल लो तो आपने क्या करना है, आपने कहना है भाई 48,000 डिवाइडेड बाय 180,000 जो कि मैंने आपको बताया क्या है फिक्स्ड है, मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द अदर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। लेट्स से अगर असेंबली का निकालना हो तो असेंबली की वैल्यू ऑफ मशीनरी 66,000 थी, 12 मल्टीप्लाइड विद 66,000, 48,000 divided by 1,80,000 multiplied by 66,000 that gives me 17,600 जो कि आपकी डेप्रीसिएशन की कॉस्ट का पोर्शन है, जिसको मैंने किधर रिकॉर्ड करना है, जिसको मैंने असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो आप देख लें 17,600 यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के डिस्ट्रीब्यूशन में 17,600 असेंबली में चला गया। सेम गोज फॉर दी अदर टू डिपार्टमेंट्स, कोई डिफरेंस नहीं है। वही 40 जो आपकी ओवरहेड है 48,000 डिवाइडेड बाय जो टोटल मशीनरी की वैल्यू है 1,80,000। नाउ अगर मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करा रहा हूँ, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाना है, तो आई जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट व्हिच इज 18,000, दैट गिव्स मी 4,800। और 4,800 आपका जो है वो इधर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में चला जाएगा। लास्टली आपका बचा कैंटीन डिपार्टमेंट। कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर जो है मशीनरी की वैल्यू सबसे ज्यादा कम है, तो फिर कोई मसला नहीं है। इसका मतलब सबसे जो छोटा हिस्सा है वो किधर जाएगा, सबसे छोटा हिस्सा आपका कैंटीन के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अगर आपकी टोटल कॉस्ट 48,000 थी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी की, तो वो पहले इसका 24,000 कटिंग में गया, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ द अमाउंट। 17,600 असेंबली में गया, 4,800 मेंटेनेंस में गया, और लास्ट में अगेन कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, टोटल एक्टिविटी लेवल के ऊपर कोई फर्क नहीं आया, मल्टीप्लाइड जो हमने इसको कराया है उस डिपार्टमेंट की एक्टिविटी लेवल से। हाँ वो तो हर डिपार्टमेंट की अब देखो चेंज है ना, पहले वाले की 90,000 थी, दूसरे की 66 थी, तीसरे की 18,000 है, और चौथे की आपकी 6,000 है। तो फिर मैंने इसको 6,000 से मल्टीप्लाई करा लिया एंड आई गॉट द आंसर 1,600। तो ये 1,600 आपका यहाँ कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप इन चारों ओवरहेड्स को 24,000 प्लस 17,600 प्लस 4,800 प्लस 1,600 करो तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है जो कि ऊपर गिवन थी 48,000 वो निकल के आ जाएगी। भाई आप जब ये अपोर्शनमेंट करा रहे हो, आप जब डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अपोर्शन कर रहे हो, तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप एक टोटल ओवरहेड को चार हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो। बस उस चार हिस्सों को जो डिवाइड करना है वो एक सूटेबल बेसिस को देखते हुए करना है, अपनी मर्जी से अक्कड़ बक्कड़ करके नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सूटेबल बेसिस ढूंढनी है। सूटेबल बेसिस अगर आपको पता चल गई क्या है, तो देन द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, जस्ट डिवाइड द कॉस्ट विद द टोटल एक्टिविटी लेवल जो भी उस सूटेबल बेसिस का है। जैसे कि यहाँ पे अगर सूटेबल बेसिस मशीनरी एट कैरिंग वैल्यू थी, तो उसको मैंने डिवाइड करा लिया किससे, मशीनरी एट कैरिंग वैल्यू का जो टोटल था और कॉस्ट थी, दोनों का आपसी में डिवाइड कराया, और ईच डिपार्टमेंट का शेयर निकालने के लिए मैंने उस डिपार्टमेंट की रिस्पेक्टिव एक्टिविटी लेवल 90,000 फॉर कटिंग, 66,000 फॉर असेंबली, 18,000 फॉर मेंटेनेंस एंड 6,000 फॉर कैंटीन, उनकी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की जो रिस्पेक्टिव यूटिलाइजेशन थी या मशीनरी की वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई कराया, और मेरे पास जो है वो चारों डिपार्टमेंट्स के दरमियान में डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब अगर मैं अगले ओवरहेड पे जाऊं जो कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद कह दिया था द फॉलोइंग फोरकास्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स आर स्टिल टू बी अपोर्शन्ड, व्हिच मींस कि इसको अभी भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब एक तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दूसरे वाले अगर पावर पे जाओ तो पावर का टोटल ओवरहेड कितना है 40,200। अब पावर को किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, पावर के लिए जो सबसे अच्छी बेसिस लग रही है वो क्या है, किलोवाट आवर्स, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। इसके अलावा तो बल्कि कोई कंफ्यूजन की बात भी नहीं है कि भाई पावर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स अगेन देखो कोई मैंने कुछ डिफरेंस नहीं करना आपको, मैंने क्या सिखाया, आप अपोर्शनमेंट कर रहे हो, आप देखो आपका टोटल किलोवाट आवर कितना इस्तेमाल हुआ है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है 3,600। आप देखो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी पावर की 40,200, आप दोनों को डिवाइड कराओ 40,200 ओवर 3,600, कैलकुलेटर के अंदर ये चीज फिक्स हो गई। अब इसको अगर कटिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा निकालना है कि यार 40,200 में इसका कितना हिस्सा कितना पोर्शन कटिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, तो कटिंग डिपार्टमेंट का जो रिस्पेक्टिव यूटिलाइजेशन है कि उसकी जो रिस्पेक्टिव एक्टिविटी है
विच इज 1800 किलोवाट आवर, आप उससे मल्टीप्लाई करा लो। असेंबली के लिए आप 1500 से मल्टीप्लाई करा लो, मेंटेनेंस के लिए आप 100 से करा लो, और कैंटीन के लिए आप 200 से करा लो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने काम किया हुआ है। कटिंग डिपार्टमेंट की क्या की हुई है, ये कटिंग डिपार्टमेंट की अपोर्शनमेंट की हुई है, कटिंग डिपार्टमेंट को अपोर्शन किया हुआ है। सेम तरीका, कोई आप देख लो डिफरेंस नहीं है। मैंने टोटल उस पर्टिकुलर ओवरहेड की कॉस्ट ली, उसकी कॉस्ट से जो सूटेबल बेसिस थी, जो कि इस केस में पावर के लिए जो है दैट इज किलोवाट आवर, उसके टोटल से जो कि 3600 था डिवाइड कराया। आप देख लो, चाहे कटिंग डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट निकाल रहा हूँ, अपोर्शन कर रहा हूँ, चाहे असेंबली के लिए कर रहा हूँ, चाहे मेंटेनेंस के लिए कर रहा हूँ, चाहे कैंटीन के लिए कर रहा हूँ, कहीं पर भी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसके अंदर फर्क नहीं आया। इट्स जस्ट द मल्टीपल, कि मैं उसको मल्टीप्लाई किससे करा रहा हूँ वो चेंज हो रहा है। और वो कैसे चेंज हो रहा है, बड़ी लॉजिकल बेसिस है कि भाई अगर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो कटिंग डिपार्टमेंट है उसने 1800 किलोवाट आवर इस्तेमाल किया है, तो उसको 1800 से मल्टीप्लाई कराओ। दूसरे वाले ने, असेंबली ने 1500 से किया है इस्तेमाल 1500 किलोवाट आवर, तो उसको 1500 से कराओ। मेंटेनेंस 100 से किया 100 से कराओ, कैंटीन ने 200 से किया 200 से कराओ। तो आपको ये सारी वर्किंग पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर अपने कैलकुलेटर में करनी होगी। यू डोंट हैव टू शो दिस, मैं आपको शो करूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बन जाए कि भाई कैलकुलेटर में मैंने क्या चीज डालनी है और कैसे इसको जल्दी जल्दी कंप्यूट करना है। आपके पास चारों डिपार्टमेंट्स की रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई। यानी कि ये चार वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये बस सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि पावर जो 40,200 का आपका टोटल ओवरहेड का खर्चा था, वो चारों डिपार्टमेंट्स में जब आपने किलोवाट आवर्स को एज अ सुटेबल बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट रखा, तो 20,100 उसमें से कटिंग में जाएगा, 16,750 असेंबली में जाएगा, 1117 मेंटेनेंस में जाएगा, और 2233 आपका कैंटीन में जाएगा। तो यू कैन सी दैट कि यही अमाउंट्स मैंने लिखी हुई। 20,100 पावर का आपका आ गया कटिंग में, 16,750 आपका आ गया असेंबली में, 1117 मेंटेनेंस में, और 2233 आपका कैंटीन के अंदर आ गया। और फिर उसने क्या कहा है, क्योंकि देखो उसने कहा था सिर्फ यही दो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐसे हैं जो कि अपोर्शन नहीं हुए हुए, आर स्टिल टू बी अपोर्शन, हमने उनको अपोर्शन कर दिया। अपोर्शन का क्या मतलब, बड़ा सिंपल भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाकी जो भी चार ओवरहेड्स थे उनके दरमियान में। तो अब अगर मैं इनको ऐड करूं, लेट्स से कैलकुलेटर आपके हाथ में होना चाहिए तभी आप बेस्ट समझोगे। इफ यू ऐड 2,23,480 प्लस 24,000 प्लस 20,100, तीनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट टोटल ओवरहेड्स फॉर 267,580। एंड सेम गोज फॉर द अदर थ्री रोज एज वेल। असेंबली के लिए भी तीन इन्हीं वैल्यूज को ऐड करोगे, यू विल गेट योर आंसर। मेंटेनेंस के लिए भी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो तीन वैल्यूज उनको ऐड करो, यू विल गेट द टोटल ओवरहेड। एंड सेम गोज फॉर कैंटीन। नाउ सिंस यू हैव द टोटल ओवरहेड्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो ये जो आपने काम करा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी अपोर्शनमेंट। अगर कोई एक ऐसा ओवरहेड है जो कि फैक्ट्री वाइड बेसिस पे इंकर हो रहा है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पूरी फैक्ट्री से इंकर होती है, आपका डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी पूरी फैक्ट्री से इंकर हो रहा था, तो आपने उस फैक्ट्री वाइड एग्जिस्ट करने वाली कॉस्ट को, इंकर होने वाली कॉस्ट को, जब रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपोर्शन कर दिया, यू गॉट द टोटल ओवरहेड। नाउ द सेकंड स्टेप इज सेकेंडरी अपोर्शनमेंट, जिसको हम लोग रीअपोर्शनमेंट भी कहते हैं। और उसके अंदर क्या करते हैं, तो उसके अंदर जितना भी टोटल ओवरहेड जो कि सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, उसको हम लोग उठा के रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रीअपोर्शन कर देते हैं विद इन दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, अगेन यूजिंग सम सुटेबल बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट। तो अब यहाँ पे देखो उसने रीअपोर्शनमेंट कही हुई है। अब ये आपके ऊपर है कि आप पहले कैंटीन की रीअपोर्शनमेंट करते हो, मेंटेनेंस की। मैंने लेट से पहले कर ली कैंटीन की रीअपोर्शनमेंट। क्यों सर, ये सवाल उठता है कि सर आपने कैंटीन की ही रीअपोर्शनमेंट क्यों पहले की, आप मेंटेनेंस की भी तो अपोर्शनमेंट पहले कर सकते थे। तो उसका जवाब आप सुनिएगा, देखें उसने जो आपको ऊपर बेसिस दी थी कि भाई रीअपोर्शन करना है कैंटीन को, किसकी बेसिस पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेसिस पे, जबकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को आपने रीअपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को देखो, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके कटिंग में भी हैं, असेंबली में भी हैं, और मेंटेनेंस में भी है, सिर्फ और सिर्फ कैंटीन में नहीं है। तो कैंटीन की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन जब ओवरहेड की होगी, रीअपोर्शनमेंट होगी, तो उसकी रीअपोर्शनमेंट के वक्त ओवरहेड का जो एलिमेंट है, जो टोटल ओवरहेड जो भी कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, उसका कुछ हिस्सा मेंटेनेंस में भी जाएगा, कुछ हिस्सा असेंबली में जाएगा, और कुछ हिस्सा कटिंग में जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ऊपर बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट या रीअपोर्शनमेंट गिवन है, दैट इज गिवन टू बी एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। और क्योंकि कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो दैट मींस कि भाई कैंटीन के डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड आ रहा है, उसका कुछ पोर्शन, उसका एक छोटा हिस्सा मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट में भी जाएगा। लेकिन
If you look the other way around, if you look at the basis of apportionment फॉर दी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर उसने कहा हुआ है ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो नंबर ऑफ मशीन को अगर आप रियलाइज करो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर है। तो विच मींस कि जब मैं मेंटेनेंस को क्या कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, रीअपोर्शन करूंगा, तो उसकी रीअपोर्शनमेंट के वक्त उसका कोई खर्चा, उसका कोई पार्ट मेंटेनेंस जो दूसरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट है, दैट इज कैंटीन डिपार्टमेंट, उसके जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट का बेसिकली डिपार्टमेंट है कैंटीन डिपार्टमेंट, उसके अंदर उसका कोई पोर्शन नहीं जाएगा। तो वील फर्स्ट रीडिस्ट्रीब्यूट व्हाट, वील फर्स्ट रीडिस्ट्रीब्यूट रीअपोर्शन कैंटीन डिपार्टमेंट। कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप गौर फरमाएं टोटल ओवरहेड पड़ा हुआ था 40,093 का पड़ा हुआ था। इस 40,093 को रीअपोर्शन करना है, कुछ नया काम नहीं करना है। आपको अभी से कहा है ना कि ओवरहेड के लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कॉस्ट कितनी है। भाई कैंटीन की कॉस्ट कितनी है 40,093। आपने देखना है कि जो बेसिस, जो सूटेबल बेसिस है, जो कि कैंटीन के केस में उसने खुद बता दिया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस पे इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो। तो जो सूटेबल बेसिस है विच इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर दिस केस, अगर आप उसको रियलाइज करो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन दिस केस आर 27 प्लस 18 प्लस 5 50। तो अब आपने वही काम करना है। टोटल कॉस्ट फॉर कैंटीन इज 40,093। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फॉर on which basis the overhead of canteen is to be reapportioned is 50। तो आप यही करोगे, आप कहोगे 40,093 डिवाइडेड बाय 50, फिर डिवाइड बाय 50 करने के बाद मल्टीप्लाई किससे कराओगे। अगर तो कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर लेके जा रहे हो तो कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है विच इज 27, उससे मल्टीप्लाई करा दो। असेंबली के अंदर 18 है तो असेंबली के लिए 18 से, मेंटेनेंस के लिए 5 है तो मेंटेनेंस के लिए 5 से। तो 40,093 डिवाइडेड बाय 50 कॉमन रहेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू फिगर आउट के किस डिपार्टमेंट के अंदर कितना पोर्शन, कितना जो है, कितनी अमाउंट रीअपोर्शन होनी चाहिए, विल मल्टीप्लाई इट विद द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। तो ये आप देख लो, टोटल ओवरहेड 40, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 50 था। कटिंग के अंदर एम्प्लॉय 27 थे तो मल्टीप्लाई बाय 27, असेंबली के अंदर 18 एम्प्लॉय थे तो मल्टीप्लाई बाय 18, मेंटेनेंस के अंदर 5 एम्प्लॉयज थे तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हुआ क्या है, यहाँ पे हमने कैंटीन डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन कर दिया। रीअपोर्शन कर दिया। रीअपोर्शन की लॉजिक मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यार इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई प्रोडक्ट एक्चुअल में प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। भाई कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर जो मैं बेचना चाह रहा हूँ एज अ बिजनेस, अगर लेट से मेरी साइकिल बनाने की फैक्ट्री और उसके अंदर अगर एक कैंटीन डिपार्टमेंट ऑपरेट कर रहा है, तो कैंटीन डिपार्टमेंट से साइकिल बनने का तो कोई काम नहीं हो रहा। ऐसा ही है ना भाई। तो हम ये कहेंगे कि जब वहां से साइकिल बनने का कोई काम नहीं हो रहा, तो उसके अंदर, उस डिपार्टमेंट के अंदर एट द एंड ऑफ द डे हमें कोई ओवरहेड नहीं रखना। हमने सारा ओवरहेड उधर उन डिपार्टमेंट्स के अंदर ले जाना है जहां पे एक्चुअल में वो बाईसाइकिल या जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हुआ। तो खैर कैंटीन को रीअपोर्शन किया तो कटिंग डिपार्टमेंट का 21650 आ गया, असेंबली का 14434 आ गया, एंड फॉर मेंटेनेंस वी गॉट 4009। और ये तीनों आप देख लो ओवरहेड यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ये देखे अब रीअपोर्शन में लिखा हुआ है, रीअपोर्शनमेंट के 21650 आ गया आपका कटिंग के अंदर, असेंबली के अंदर 14434 आ अंकल गया। टॉप। एंड देन जिसका माइक खुला हुआ है वो बंद कर अंकल लो टॉप। प्लीज, माइक जिसका खुला है बंद कर लो। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आपका 4009 आ गया। ये आपकी क्या होगी, कैंटीन डिपार्टमेंट की रीअपोर्शनमेंट हो गई। अब आपके जो ऊपर टोटल ओवरहेड्स थे, लेट से यहाँ पे जो हमने निकाले थे 267,580 था आपका कटिंग डिपार्टमेंट के लिए, और उसके नीचे आपने जो रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंटीन करी है तो आपका ओवरहेड 21650 से बढ़ गया। तो व्हेन अगेन कैलकुलेटर के अंदर आप जब 267,580 जो कि आपका टोटल ओवरहेड था फॉर कटिंग डिपार्टमेंट, इसके अंदर जब ये रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंटीन की अमाउंट इंक्लूड करोगे, ऐड करोगे, विच इज 21650, यू विल एंड अप गेटिंग अ सब टोटल ऑफ 289,230। एंड सेम गोज फॉर अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, के उनके अंदर भी जब टोटल ओवरहेड के अंदर जब रीअपोर्शन वाली अमाउंट ऐड करोगे, यू विल गेट देयर रिस्पेक्टिव सब टोटल्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोबारा से लिखा हुआ है रीअपोर्शनमेंट। अब किस चीज की रीअपोर्शनमेंट सर, भाई अभी भी एक सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर तो पैसे पड़े हुए हैं ना, विच इज योर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। उसके अंदर अभी टोटल ओवरहेड पड़ा हुआ 55,196 का। एंड एज पर द रूल और एज पर द कॉन्सेप्ट जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमें तो कोई ओवरहेड चाहिए ही नहीं अपने सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर एट द एंड ऑफ द डे। हमें तो सारा ओवरहेड किधर चाहिए, सारा का सारा ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चाहिए। तो अगेन वी विल रीडिस्ट्रीब्यूट दिस ओवरहेड, रीडिस्ट्रीब्यूट द ओवरऑल ओवरहेड इन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। और व्हाट आई कैन से कि भाई आपका रीअपोर्शनमेंट हो जाएगी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। अगेन सूटेबल बेसिस उसने आइडेंटिफाई कर दी थी।
उसने कहा था कि भाई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को आपने रीअपोर्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन। नंबर ऑफ मशीन आपके पास 43 प्लस 27 टोटल 70 है। तो आई विल डू व्हाट, भाई कुछ डिफरेंट नहीं करूंगा। अगेन जो मेरे पास कॉस्ट है इस पूरे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की 56 डिवाइडेड बाय जो टोटल है सुटेबल बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट का विच इज 70 नंबर ऑफ मशीन। तो इस 55196 को मैं डिवाइड कराऊंगा 70 से, और फिर ये अमाउंट पता करने के लिए कि कटिंग में कितना जाएगा और असेंबली में कितना जाएगा। तो मैं कहूंगा यार कटिंग के अंदर क्योंकि मशीन 43 थी तो मल्टीप्लाई बाय 43, और असेंबली के अंदर क्योंकि मशीन 27 थी तो मल्टीप्लाई बाय 27। तो ये वाला काम आप देख लें, यहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जो रीअपोर्शनमेंट है वो यहाँ पे हुई है। मेंटेनेंस यहाँ पे रीअपोर्शन हुआ हुआ है। कैसे हुआ हुआ है आप देख लो। टोटल ओवरहेड 55196 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मशीन्स व्हिच इज 70। कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 43 मशीन थी तो मल्टीप्लाई बाय 43। असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 27 मशीन थी तो मल्टीप्लाई बाय 27 एंड वी गॉट द रिस्पेक्टिव ओवरहेड, जो कि आप देखो यहाँ पे रीअपोर्शन होके हमने लिख दिए कि भाई 33906 आपका कटिंग डिपार्टमेंट का और 21290 आपका असेंबली डिपार्टमेंट का। अगेन यू टेक द टोटल, यानी कि जो पिछला सब टोटल था 289230 उसके अंदर इस रीअपोर्शन वाली अमाउंट को ऐड कर लो। तो यू विल गेट 289230 प्लस 33906 you will get 323,136 and same goes for the अदर असेंबली डिपार्टमेंट एज वेल। उसके सब टोटल के अंदर रिअपोर्शनमेंट वाली अमाउंट ऐड कर लो तो यू विल गेट 2888054। और यहाँ पे अब आप देखो तो जब आपने पहली दफा कैंटीन की रिअपोर्शनमेंट करी थी, तो आपने जब कैंटीन की रिअपोर्शनमेंट करी तो आपने कहा टोटल 40093 का था। उसको यहाँ पे आपने ब्रैकेट में दिखाया, ब्रैकेट में दिखाने से मतलब आपने दिखाया कि माइनस हो चुका है। क्यों माइनस हो चुका? बिकॉज यू हैव रीअपोर्शन दैट ओवरहेड इनटू द अदर 3 डिपार्टमेंट। जो बाकी के 3 डिपार्टमेंट थे इनके अंदर आपने रिडिस्ट्रीब्यूट करा के लिख लिया। एंड सेम गोज फॉर द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो सब टोटल आ रहा था 55196, जब वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसके नीचे देखें ब्रैकेट बना के लिखा रिप्रेजेंटिंग कि भाई ये ओवरहेड अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से खत्म हो चुका है। खत्म होके किधर ले गए हम इसको उठा के हमने रीअपोर्शन कर दिया है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है among the other production departments which were cutting department and assembly department that ended up giving us a total overhead। cutting department से 323,136 का आया and assembly department से 288,054 का आया। ये बात समझाने में लंबी है, करने के अंदर ये 5 मार्क्स उठाने के लिए आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, बिकॉज ये तो मैंने सारा कुछ आपको शो किया ना। इफ यू नो द टेक्निक तो आपका तो कैलकुलेटर में एक एक मिनट के अंदर हर ओवरहेड जो है रिअपोर्शन और अपोर्शन हो जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज लाइक लिटरली नथिंग। आपकी दो अमाउंट्स फिक्स रहनी है हमेशा, आपने सीख लिया तो ये फिक्स रहनी है। मल्टीप्लाइड विद द activity level for that particular department you get the amount or you get the portion of overheads for that particular department। उसको रिकॉर्ड करो, अगले डिपार्टमेंट्स के लिए काम करो। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, और ज्यादातर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सवालों में पहला पार्ट आपको ऐसा ही दिखेगा। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी पहला पार्ट बिल्कुल ऐसा ही था। सेकंड पार्ट पे अगर हम आए तो अब वो कहता है कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। नाउ देखो हमने क्या सीखा था, देखो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या था, सबसे पहले एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, अपोर्शनमेंट के अंदर पहले प्राइमरी अपोर्शनमेंट फिर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। तो ये तीनों काम हमने यहाँ कर लिया। एलोकेशन उसने हमें खुद करके दी थी, उसने कहा हुआ भी था कि मैंने की हुई है। फिर उसने कहा कि कुछ की अपोर्शनमेंट नहीं हुई भी है तो आप कर दो, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड पावर। फिर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट या जिसको हम रीअपोर्शनमेंट कहते हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दो, वो भी काम आपने किया। एंड नाउ वी आर मूविंग के भाई अब जब हमारा तमाम का तमाम ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ गया है तो नाउ वी विल कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। और बहुत सिंपल है, OAR का फॉर्मूला मैं दोबारा से यहाँ मेंशन कर देता हूँ। OAR विच इज योर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इट इज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो बजटेड ओवरहेड्स तो आपने ऊपर निकाल लिया, बजटेड ओवरहेड आपने निकाल लिया ना कि भाई कटिंग डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड 323,136, असेंबली डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड 288,054। तो बजटेड ओवरहेड्स तो आपके पास आ चुका है पहले पार्ट से। बजटेड एक्टिविटी लेवल कहाँ से लेके आऊंगा भाई, ऊपर ही मैंने आपको स्पेसिफाई करवा दिया था। अब देखो बजटेड एक्टिविटी लेवल के अंदर जो कंफ्यूजन आती है वो कहाँ आती है कि सर ठीक है ओवरहेड यहाँ से निकल गया, सही निकला गलत निकला डजेंट मैटर, लेकिन आ गया। अब मुझे ये बताएं कि एक्टिविटी लेवल के लिए जब मैं लेट से कटिंग डिपार्टमेंट का OAR निकाल रहा हूं तो shall I choose machine hours as my budgeted activity level or shall I choose budgeted direct labor hour as my activity level? क्या मैं ये जो ओवरहेड 323,136 का जो आया है इसको 40,000 मशीन आवर से डिवाइड कराऊं
या 23,000 के डायरेक्ट लेबर आवर्स से डिवाइड कराओ। तो शुरू में ही एक बात आपको ये टेबल के से गुजरते हुए कह दी थी कि भाई यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा डिपार्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव है, कौन सा डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है। अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर मशीन आवर्स का इस्तेमाल ज्यादा है तो बजटेड एक्टिविटी लेवल में आप मशीन आवर्स ही रखोगे। अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर लेबर का इस्तेमाल ज्यादा है, वो लेबर इंटेंसिव है, तो उसके एक्टिविटी लेवल के अंदर आप लेबर आवर्स को ही रखोगे। सो फॉर कटिंग डिपार्टमेंट, सिंस कटिंग डिपार्टमेंट वाज मशीन इंटेंसिव, तो कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो बजटेड एक्टिविटी लेवल होगा दैट इज गोइंग टू बी 40,000 मशीन आवर्स। लेकिन जब मैं असेंबली डिपार्टमेंट का ओएआर निकालूंगा तो उसके अंदर जो बजटेड एक्टिविटी लेवल होगा, सिंस दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज लेबर इंटेंसिव, तो एक्टिविटी लेवल आपका होगा 62,500 लेबर आवर्स। अगेन ओवरहेड तो आपको यहाँ ऊपर पता है, तो लेट्स से मैं कटिंग डिपार्टमेंट का अगर ओवरहेड निकालूंगा, सो दैट्स गोइंग टू बी 323136 जो मैंने ऊपर निकाला इन द न्यूमरेटर, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल which we just selected 40,000 मशीन आवर्स। क्यों? क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर मशीन आवर का इस्तेमाल ज्यादा था एज कंपेयर टू लेबर आवर। तो 323136 डिवाइडेड बाय 40,000 किया तो आई गॉट $8.08, एंड आई हैव टू स्पेसिफाई कि दिस इज $8.08 पर मशीन आवर। इसका मतलब क्या है कि जब जब मशीन कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 1 घंटा चलती है तब तब 8.08 की फिक्स कॉस्ट इस डिपार्टमेंट के अंदर इंकर हो जाती है। एंड फॉर द अदर वन, असेंबली डिपार्टमेंट, बजटेड ओवरहेड ऊपर हमने निकाला 288054। बजटेड एक्टिविटी लेवल हम अगर जरा देख भी लें दोबारा से कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर वी कैन क्लियरली सी के लेबर आवर्स जो है वो ऑलमोस्ट डबल है एज कंपेयर टू मशीन आवर, तो वी विल से दैट दिस असेंबली डिपार्टमेंट इज लेबर इंटेंसिव। तो बजटेड एक्टिविटी लेवल के अंदर हम डिनोमिनेटर में बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स ही रखेंगे विच इज 62,500। तो 288054 divided by 62,500 that gives me $4.61। लेकिन अगेन क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी लेवल लेबर आवर वाला यूज हुआ है, तो आई शुड राइट $4.61 पर लेबर आवर। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि जब जब लेबर असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 1 घंटा काम करता है तब तब $4.61 का ओवरहेड इंकर हो जाता है। तो सिंपल एज दैट, सिंपल आपने फॉर्मूला याद रखना है। ये बजटेड ओवरहेड की फिगर आपने ऊपर से निकाली हुई थी, यहाँ से जो स्टार्ट टू आइडेंटिफाई के क्या मशीन आवर्स को लूं या लेबर आवर्स को लूं, जिसका बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपली आइडेंटिफाई कि भाई वो डिपार्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव है या लेबर इंटेंसिव, और उसके हिसाब से आप एक्टिविटी लेवल से उसको डिवाइड करा दो। तो ये भी जो मार्क्स है ये भी आसान मार्क्स, तो दीज आर इजी मार्क्स टू बी गेन। थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर, यानी कि जो हम लेबर को पैसे पे कर रहे हैं 1 घंटे के, वो कटिंग डिपार्टमेंट में 10.9 पे कर रहे हैं और असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 8.2 पे कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि कटिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा ज्यादा स्किल लेबर चाहिए होता होगा एज कम्पेयर टू असेंबली डिपार्टमेंट। फिर कहता है कि कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर देखो, इस बात को समझो, अगर एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर मशीन भी काम कर रही है और लेबर भी काम कर रहा है। जैसे आपने भी पीछे भी देखा था जब टोटालिटी या बजटेड फिगर्स गिवन थी, तो ऐसा थोड़ी था कि आपका ये जो कटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर लेबर आवर थे ही नहीं। नहीं भाई, लेबर आवर थे, 23,000 लेबर आवर एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन इट वॉज ड्यू टू द फैक्ट कि ये अगर कंपैरेटिवली बात करी जाए तो लेबर आवर्स कम थे, और इसी बेसिस पे हमने जो ओआर निकाला कटिंग डिपार्टमेंट का वो मशीन आवर्स की बेसिस पे निकाला। तो आप इस बात को समझो कि अगर वो यहाँ पे भी नए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मशीन आवर्स पर यूनिट भी गिवन है, लेबर आवर्स पर यूनिट भी गिवन है, ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जब आप 1 यूनिट बना रहे हो तो 8 घंटा मशीन इस्तेमाल हो रही है और 3 घंटा लेबर भी इस्तेमाल हो रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि लेबर आपका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। जबकि अगर आप आगे अगले डिपार्टमेंट की बात करो विच इज योर असेंबली डिपार्टमेंट, तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर भी दोनों चीजें, दोनों के घंटे लग रहे हैं। अब बस असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर फर्क ये है कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर मशीन आवर्स जो है वो, जो यहाँ पे भी मशीन आवर्स ज्यादा लग रहे हैं आपके असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 1 यूनिट बनाने के लिए, जहां तक बात है तो मशीन आवर्स 6 लग रहे हैं और लेबर आवर्स आपके कितने लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं। तो ये पर यूनिट की हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, टोटालिटी के अंदर एक अलग इन्फॉर्मेशन गिवन थी, यहाँ पर यूनिट पर उसने थोड़ी सी अलग इन्फॉर्मेशन दी है। टोटालिटी के हिसाब से अगर चलते तो हमें ये दिया हुआ है कि टोटालिटी में असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जो लेबर आवर्स का इस्तेमाल है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मशीन आवर, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। लेबर आवर 62,500 थे जबकि मशीन आवर 33,500 थे। लेकिन यहाँ पे नीचे जो
पर यूनिट की इंफॉर्मेशन दी है, तो उसमें वो ये दिखा रहे हैं कि नहीं भाई असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर भी मशीन आवर का इस्तेमाल ज्यादा है, लेबर आवर का इस्तेमाल कंपैरेटिवली कम है। फिर आगे फिर हमसे कहता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 6.95 पर यूनिट। ये सारी इंफॉर्मेशन अभी अगर आप रियलाइज करो तो पर यूनिट की बेसिस पे गिवन है। आगे कहता है सेलिंग प्राइसेस आर टू बी अचीव बाय ग्रॉफ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन यानी कि जो भी कॉस्ट आती है उसके ऊपर हमने ये इरादा किया कि भाई हमारी जो सेलिंग प्राइस है, बिकॉज इट्स मार्जिन, मार्जिन इज अप्लाइड ऑन व्हाट, मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेल्स। तो हमने अगर लिखा हुआ है कि 25% का मार्जिन अचीव करना है, इसका मतलब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि सेल्स के प्राइस के ऊपर हम 25% कमाएं। A customer has placed an order for 40 units। कहते हैं कि भाई ये आपके पास पर यूनिट की इंफॉर्मेशन है, एक उसने आपको 40 यूनिट्स को ऑर्डर दिया है। नाउ द रिक्वायरमेंट पार्ट सी, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड फॉर दिस ऑर्डर ऑफ 40 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? आई विल ऐड ऑल द कॉस्ट। पहले मैं डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करूंगा। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? दीज आर द वेरिएबल कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के साथ वेरी करेंगी। तो अगर लेट से जैसे मैं शुरू में जो गिवन था 6.95 पर यूनिट, अब अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो मुझे मटेरियल की कॉस्ट 6.95 पड़ेगी। अगर मैं दो बनाऊंगा तो 6.95 मल्टीप्लाई बाय 2 पड़ेगी। तीन बनाऊंगा तो 6.95 मल्टीप्लाई बाय 3 पड़ेगी। तो क्योंकि मैंने 40 बनाया तो मैं 6.95 मल्टीप्लाई बाय 40 किया तो मेरे पर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई 270। डायरेक्ट लेबर के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि डायरेक्ट लेबर सीधा सीधा नहीं गिवन। डायरेक्ट लेबर को अगर आप देखो, डायरेक्ट लेबर है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट ही है, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट ही। अगर आप लेबर को 2 घंटा इस्तेमाल करोगे तो आपने उसको 2 घंटे की वेज रेट देनी है। अगर 3 घंटा इस्तेमाल करोगे तो 3 घंटे की देनी है। 4 घंटा इस्तेमाल करोगे तो 4 घंटे की देनी है। तो नाउ इफ वी पुट आवर फोकस जस्ट ऑन टू द लेबर आवर कि यार हर डिपार्टमेंट के अंदर लेबर का कितना खर्चा हुआ है पर यूनिट बनाने के लिए, क्योंकि अच्छा अब सर आप कटिंग डिपार्टमेंट का भी लेबर काउंट करेंगे, लेबर की कॉस्ट, और असेंबली डिपार्टमेंट की भी लेबर की कॉस्ट काउंट करेंगे, ऐसा क्यों है? आप सिर्फ कट लेबर की लाइक असेंबली डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट काउंट करें, और मे बी बिकॉज क्योंकि वो डोमिनेंट था, आपने पीछे दिखाया था कि उसकी बजटेड एक्टिविटी लेवल के अंदर लेबर आवर्स ज्यादा थे, तो बस उसकी काउंट करें, आगे बढ़ जाए। कटिंग डिपार्टमेंट की लेबर की कॉस्ट काउंट करने का क्या तुक बनता है? देखो जब तुम्हारा प्रोडक्ट बना है तो तुम्हारा प्रोडक्ट सीधा असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जाके तो नहीं बन गया ना, उसने कुछ टाइम कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी गुजारा है। और जब वो प्रोडक्ट कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर था तो उसके ऊपर 3 घंटा लेबर आवर लगा है, और लेबर को पर आवर 10.8 की वेज रेट पे करी गई है। तो अगर मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं और उसके ऊपर डायरेक्टली लेबर की कॉस्ट इंक्लूड हुई भी है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर वो लेबर उस पर लेबर ने उसके ऊपर काम किया, लेबर ने काम तो किया है ना उसके ऊपर, तो मुझे उसको कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना है, सिंपल एज दैट। तो भाई अगर लेट्स से कटिंग डिपार्टमेंट ने 3 घंटा काम किया एट 9, नॉट 10.8, $10.9 पर आवर, तो मैं कहूंगा कि यार पर यूनिट के लिए हमारे पास 3 घंटा लेबर को कटिंग डिपार्टमेंट में काम करना था एट अ रेट ऑफ 10.8। तो 40 यूनिट बना रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10.9 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये आप देख लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 10.9, ये आपके पास क्या है, कटिंग डिपार्टमेंट का आ गया। ठीक है, और ये जो है प्लस करके जो मैंने लिख दिया है, इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं इस तरीके से ताकि आपके लिए थोड़ा और सिंपलीफाई होगा। कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में जो आपकी लेबर की कॉस्ट है वो कितनी है? 3 × 10.9 है। ठीक है, ये आपका पर यूनिट की बात हो रही है, और पर यूनिट के लिए बात कर रहे हैं तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 से। क्यों सर 40 से क्यों मल्टीप्लाई कराना है? सुनना, ये जो टोटल कॉस्ट है ये कैसे अचीव हुई है 2620 की? मैं कहता हूँ कि भाई एक यूनिट जो कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बन रहा है उसको लेबर के 3 घंटे लग रहे हैं, और एट अ वेज रेट ऑफ 10.90 पर आवर। तो एक यूनिट बनाने की जो खर्चा था वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10.9 करूंगा, निकल के आ गया। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंपल सी मैथ्स है ना, 3 घंटा लग रहा है, 1 घंटे की वेज रेट लेबर की 10.9 है, 10.9 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तुम्हारे पास एक यूनिट बनाने की लेबर कॉस्ट निकल के आ गई। मैंने इसके आगे लिखा प्लस। ठीक है, और मैंने फिर कहा कि भाई असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर भी तो लेबर की कॉस्ट है। असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर लेबर एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटा काम कर रहा है, एंड ही इज पेड एट अ वेज रेट ऑफ 8.2। तो अगर मैं टोटल के लिए बात करूं, यहाँ पे मैं आपको ये काम करके भी दिखा देता हूँ, 3 × 10.9, जो भी आंसर आएगा दैट इज दी लेबर कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम दी डिपार्टमेंट। एंड देन ए 8.2, यस लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 8.2, दैट इज दी
लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट जस्ट फ्रॉम द असेंबली डिपार्टमेंट। इन दोनों की जो भी फिगर्स आती हैं, इन दोनों फिगर्स को जब आप ऐड करोगे, यू विल गेट द लेबर कॉस्ट पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ बोथ डिपार्टमेंट्स। ये जो 3 into 10.9 आया, ये लेबर कॉस्ट फ्रॉम जस्ट कटिंग डिपार्टमेंट आया। 4 into 8.2 किया है, तो दैट इज लेबर कॉस्ट जस्ट फ्रॉम असेंबली डिपार्टमेंट। व्हेन आई एडेड दीज टुगेदर, दैट इज द लेबर, और व्हाट आई कैन से टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट। कि 1 यूनिट बनाने के लिए जो टोटल लेबर कॉस्ट लगी है, डजेंट मैटर कि किस डिपार्टमेंट से कितना लेबर या कितनी कॉस्ट आई है, टोटल जो लेबर कॉस्ट 1 यूनिट पे लगी है वो इतनी लगी है। एंड देन जब मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, 3 into 10.9 प्लस 4 into 8.2, आई मल्टीप्लाई दिस विथ 40। ठीक है, और 40 से मल्टीप्लाई करा के मेरे पास जो आंसर है वो कितना आ गया, मेरे पास आंसर $26 निकल के आ गया, विच इज दी टोटल लेबर कॉस्ट फॉर 40 यूनिट्स इंक्लूसिव ऑफ बोथ the labor that work in cutting department and the direct labor that work in the assembly department। अब जब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये दो ही आपके पास इस सवाल में कॉस्ट थी, जो कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट दी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है सर? प्राइम कॉस्ट आप जब अपनी तमाम वेरिएबल कॉस्ट, तमाम डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर लेते हो, तो जो सम निकल के आता है उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, जो कि हमारे पास 2898 आ रहा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर वी विल ऐड ओवरहेड एब्जॉर्ब। ओवरहेड एब्जॉर्ब यहाँ पे लास्ट लास्ट में बड़ा एम्फसाइज किया था कि ये वो जगह है, एक ये ऊपर लेबर वाली कि अगर जब दो डिपार्टमेंट के अंदर आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरी ये जो ओवरहेड एब्जॉर्ब वाली कहानी है, यहाँ पे भी बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप अब सुनिएगा, ओवरहेड एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या था, आपको बताया था मैंने। ओवरहेड एब्जॉर्ब इज इक्वल टू ओ मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, और इस केस में वो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल जो आपका 1 यूनिट बनाने के लिए जो घंटे आपको लग रहे हैं, वो आपका एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है। कटिंग डिपार्टमेंट के लिए अगर बात करी जाए, क्या निकालना है, ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालना है। ओवरहेड एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या है, ओ ए आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो आपकी कटिंग डिपार्टमेंट का ओ ए आर क्या था, वो आप पीछे निकाल के आए हो। कटिंग डिपार्टमेंट का आपका ओ ए आर था $8.08 पर मशीन आवर। ये पर मशीन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब मैंने आपको इसकी लॉजिक बताई थी कि ये 8.08 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो मैंने कहा था कि ये बता रहा है कि जब जब कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 1 घंटा मशीन चलती है, तब तब $8.08 का ओवरहेड इंकर हो जाता है। नाउ जस्ट थिंक वेरी लॉजिकली, ये जो मैंने अभी उर्दू में स्टेटमेंट दी है, अगर आप इसी को अपने दिमाग में बिठा के रखो, और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये तो मैंने अभी बात करी कि 1 घंटा जब मशीन चल रही है कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो 8.08 का ओवरहेड इंकर हो रहा है। अब मैं अगर एक प्रोडक्ट बनाने बैठा, उस प्रोडक्ट को बनाते बनाते कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 8 घंटा लग गया मशीन आवर्स का, 8 आवर्स लग गए मशीन के एक ही यूनिट बनाने के लिए। तो अब मैं क्या कहूंगा, कितने डॉलर का ओवरहेड उस 1 यूनिट बनाने को, उस एक प्रोडक्ट बनाने को लग गया इन दी मशीन, इन दी कटिंग डिपार्टमेंट। मैं कहूंगा भाई 1 घंटे के ऊपर आपका ओवरहेड था, 1 घंटा जब मशीन चल रही थी, आपका ओवरहेड कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 8.08 था। जस्ट कैलकुलेटेड दैट ओवर हियर। तो अगर अब 1 यूनिट बनाने के लिए मशीन कटिंग डिपार्टमेंट में 8 घंटा चल रही है, जस्ट मल्टीप्लाई द ओ ए आर with the number of machine hours that the product consumed, which is 8 hour। तो भाई 8.08 मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगा, तो I'll get 64.64। दैट रिप्रेजेंट्स के कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जब आप ये एक यूनिट बना रहे हो, और क्योंकि उस यूनिट बनाने के लिए 8 घंटा मशीन चल रही है, तो उस 8 घंटा मशीन चलने की वजह से कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर $64.64 का ओवरहेड कॉस्ट इंकर हो जाएगा। एंड दैट इज जस्ट फॉर 1 यूनिट। ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपने अभी ओ ए आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कराया है, तो ये 8 घंटा तो पर यूनिट के लिए गिवन है। यू आर प्रोड्यूसिंग 40 यूनिट्स, so obviously you will then have to multiply 64.64 with the 40 and you will get 2586। अच्छा, ये आपने अभी ओवरहेड सिर्फ एब्जॉर्ब कराए हैं ऑफ द कटिंग डिपार्टमेंट। आप ये कह रहे हो कि कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर अगर 40 यूनिट बनेगा तो $2586 का ओवरहेड इंकर हो जाएगा। अब हम आते हैं असेंबली डिपार्टमेंट के ऊपर। अगेन ओवरहेड एब्जॉर्ब कराना है, ओवरहेड एब्जॉर्ब कराने का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, दैट विल स्टिल रिमेन सेम, दैट विल स्टिल रिमेन सेम एज ओ ए आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। अगेन ओ ए आर अब कौन सा लूंगा भाई, असेंबली डिपार्टमेंट का जो ओ ए आर निकाला है वो लूंगा। असेंबली डिपार्टमेंट का ओ ए आर क्या निकाला था, $4.61 पर लेबर आवर, विच सजेस्टेड व्हाट, इसका मतलब ये था कि जब जब असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर लेबर 1 घंटा काम करेगा, तब तब
$4.61 का ओवरहेड असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर इंकर हो जाएगा। तो नाउ इफ वी आर प्रोड्यूसिंग, लेट्स से यहाँ पे अगर आप असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जो पर यूनिट की इंफॉर्मेशन देखो, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई आपका एक यूनिट बनाने के लिए जो लेबर आवर लग रहा है पर यूनिट, दैट इज 4 आवर्स पर यूनिट। आपको एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटा लग रहा है। तो हमने तो ये कहा था कि यार अगर 1 घंटा भी लगे मशीन लेबर आवर का असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर, तो दैट इज इंकरिंग एन ओवरहेड ऑफ $4.61। तो भाई अगर एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटा लग रहा है, तो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई 4.61 विच इज योर OAR with the activity level or with the actual activity level of producing one unit, which is how many number of labor hours? Four labor hours in the assembly department। 4 घंटा लग रहा है जनाब लेबर आवर का लेबर आवर्स के in the assembly department to produce just one unit। तो when I'll do 4.61 OAR multiply by 4 which will give me 18.44, ये बता रहा है कि आपका एक यूनिट बनाने के लिए असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर, एक यूनिट बनाने के लिए जब आप असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 4 घंटा लेबर आवर इस्तेमाल करोगे, तो दैट विल इनकर एन ओवरहेड ऑफ $18.44। बट बात सारी है कि आप तो एक यूनिट बना नहीं रहे, आप तो 40 यूनिट बना रहे हो, तो यू विल देन अगेन मल्टीप्लाइड विद 40, और फिर आपके पास जो 737.6 निकल के आ रहा है, that represents the overhead absorbed अंडर दी असेंबली डिपार्टमेंट। कि भाई जो टोटल आप जब ये 40 यूनिट बनाओगे, तो असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर 737.6 का ओवरहेड इंकर हो जाएगा। एक चीज जो बच्चों ने उससे पूछी थी, मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं। बच्चों ने कहा था कि सर आप इसको, लेट्स से जब आप OAR है 4.6 का OAR है, तो इसको 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसको लेबर आवर से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दें, मशीन आवर से मल्टीप्लाई करा दे, क्या मसला है। तो उसका ये सवाल उसने इसलिए पूछा था क्योंकि उसको जो OAR का मतलब है वो नहीं पता था। आपको OAR का मतलब पता है, आप कह रहे हो कि यार यहाँ पे जो ऊपर OAR अपने असेंबली डिपार्टमेंट के लिए निकाला है, उसका मतलब ये है 4.61 पर लेबर आवर का, कि असेंबली डिपार्टमेंट के अंदर जब जब लेबर 1 घंटा काम करेगा, तब तब $4.61 का ओवरहेड इंकर होगा। मशीन आवर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो even if machine hours for per unit are more, let's say they ended up being more, जबकि बजटेड इन्फॉर्मेशन में नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि भाई नहीं, एक यूनिट बनाने में लेबर का आवर तो कम लगा, मशीन का ज्यादा लग गया, स्टिल आपका, क्योंकि अगर OAR लेबर आवर की बेसिस पे निकला हुआ है, तो while absorbing overheads, while doing the calculation for overheads absorbed, while applying the formula of OAR multiplied by actual activity level, आप उसी एक्टिविटी लेवल से OAR को मल्टीप्लाई कराओगे जो कि आपने OAR निकालते वक्त बजटेड एक्टिविटी लेवल में लिया था। अगर बजटेड एक्टिविटी लेवल में लेबर आवर है तो मल्टीप्लाइड विद लेबर आवर, अगर बजटेड एक्टिविटी लेवल के अंदर मशीन आवर है तो मल्टीप्लाइड विद मशीन आवर। चल, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर जब मैं ये दोनों ओवरहेड्स एब्जॉर्ब की फिगर्स ऐड करूंगा, आई गेट टोटल कॉस्ट व्हिच इज 6221.6। और फिर लास्ट स्टेप मार्जिन की कैलकुलेशन। मार्जिन की कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है। मार्जिन इज अप्लाइड, मैंने लिख दिया था, सेल्स के ऊपर अप्लाई होता है। एक रेशियो आपको पढ़ाया था मैंने, याद होना चाहिए, ये बात यहाँ पे भी लिखी हुई है। मार्जिन इज अप्लाइड ऑन व्हाट? मार्जिन इज अप्लाइड ऑन सेल्स। इफ समथिंग इज अप्लाइड ऑन सेल्स, तो उसका रेशियो क्या बन जाएगा? उसका रेशियो 100 बन जाएगा। तो सेल्स का रेशियो 100 हो गया, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का रेशियो, यानी कि उसकी कॉस्ट जो है उसका रेशियो, दैट वुड बिकम 100 माइनस मार्जिन। वाई सर, वाई 100 माइनस मार्जिन, वाई नॉट 100 प्लस मार्जिन? क्योंकि आपकी कॉस्ट का रेशियो कभी भी आपके सेल्स के रेशियो से ज्यादा नहीं हो सकता। सो इफ योर सेल्स आर 100, योर कॉस्ट कैन नॉट बी मोर देन 100, इट हैज टू बी लेस देन 100। तो सेल्स की फिगर मुझे नहीं पता थी, रेशियो अप्लाई करने गया तो मैंने सेल्स को एक्स रख लिया, एक्स टू द रेशियो 100, यानी सेल्स टू द रेशियो 100। कॉस्ट मैं निकाल चुका हूं, टोटल कॉस्ट इन 40 यूनिट की मुझे पता है 6221.6 है। तो आई कैन राइट कॉस्ट की जगह 6221.6 और 100 माइनस मार्जिन। तो मुझे पता है कि मार्जिन अगर 25% है, ऊपर उसने दिया हुआ है, तो 100 माइनस 25, दैट विल गिव मी 75। ये मेरा रेशियो बन गया, x is 200 and 6221.6 रेशियो 75। ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा रेशियो बन गया। इस रेशियो को इस्तेमाल करूंगा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा के x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इट बिकेम 75x इज इक्वल टू 6221.6 मल्टीप्लाई बाय 100। 75 लेफ्ट साइड पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया,
और मेरे पास फाइनल एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 8295.46, विच रिप्रेजेंट द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 यूनिट्स, विच रिप्रेजेंट द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 यूनिट्स। तो यही मांगा था, नहीं मांगा था उसने? वो सवाल देखो तो यही मांगा था ना, कैलकुलेट दी सेलिंग प्राइस। लेकिन इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं टोटल कॉस्ट दिखाऊंगा। सेलिंग प्राइस मैंने देखो यहाँ लिख दी 82, जो हमारे पास आई है ना 8295.46, वो हमने यहाँ नीचे लिख दी। लेकिन उस सेलिंग प्राइस के अलावा जो बीच में एक मैंने लाइन लिखनी है, वो लिखनी है मार्जिन की। मार्जिन ये कि हम अपने कॉस्ट के ऊपर अपने पास कितना पैसा रख रहे हैं, अपना प्रॉफिट क्या रख रहे हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस हमारे पास 8295.46 इस रेशो से हमने कैलकुलेट कर ली और निकाल ली, और हमारे पास टोटल कॉस्ट 6221.6 गिवन थी, तो जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज द मार्जिन, दैट इज द प्रॉफिट दैट वी आर कीपिंग फॉर आवर सेल्स। तो आपके पास मार्जिन प्रॉफिट भी निकल के आ गया एंड यू हैव योर सेलिंग प्राइस। तो आपके ये कॉस्टिंग की जो स्टेटमेंट है, जिसके अंदर कैलकुलेट करना था कि भाई कितनी कॉस्ट पे आप कितनी सेलिंग प्राइस होगी आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, वो निकल के आ गया। आफ्टर दैट पार्ट डी के अंदर वो कहता है स्टेट टू कॉजेज ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। भाई अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन दो ही वजह से होती हैं, या तो एक्टिविटी लेवल के अंदर मसला आ जाए। अंडर एब्जॉर्प्शन की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, अगर आपका लेबर आवर या मशीन आवर जो भी आपका एक्टिविटी था, अगर तो वो कम हो, यानी कि आपने सोचा था कि मेरा लेबर 10,000 घंटे काम करेगा लेकिन आपका लेबर सिर्फ 8,000 घंटे काम करे, या आपने सोचा था कि हम 50,000 यूनिट्स बनाएंगे और आप सिर्फ 40,000 यूनिट्स बना पाओ, अगर आपका जो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है वो आपके बजटेड एक्टिविटी लेवल से कम है, तो देयर विल ऑलवेज बी अंडर एब्जॉर्प्शन। एंड जो दूसरा इसका रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि भाई आपका एक्टिविटी लेवल पे तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्राइसेस फ्लक्चुएट हो गई, कॉस्ट फ्लक्चुएट हो गई। आपने बजट 50,000 यूनिट्स ही किया था, आपने बनाए भी 50,000 यूनिट्स, लेकिन आपने लेट से अज्यूम किया था कि यार 50,000 यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट पाएगी हमें वो $1,00,000 आएगी। लेकिन आपने जब एक्चुअल के अंदर 50,000 यूनिट बनाए तो एक्चुअल कॉस्ट 1,20,000 आ गई। तो आपने अपने बजट के हिसाब से 1,00,000 कॉस्ट को एब्जॉर्ब करा दिया होगा प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते वक्त, लेकिन एक्चुअल प्राइसेस बढ़ गई और आप यू एंडेड अप पेइंग $1,20,000 एज एक्चुअल ओवरहेड। तो जाहिर सी बात है जो आपका ओवरहेड एब्जॉर्ब, जो आपने ओवरहेड चार्ज किया वो कम होगा, और जो एक्चुअल ओवरहेड है वो ज्यादा होगा। अंडर और ओवर एब्जॉर्ब निकालने का अगर आप फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख दूं, वैसे इट हैज नॉट बीन आस्क्ड, बट अंडर या ओवर एब्जॉर्ब निकालने का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग और एटलीस्ट गिविंग द रीजन कि भाई किस वजह से जो है वो ओवरहेड ज्यादा हो सकता है। तो अंडर और ओवर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है ओवरहेड एब्जॉर्ब, कि हमने चार्ज कितना किया माइनस एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल में ओवरहेड हो कितना गया। तो भाई अगर तुमने चार्ज कम किया होगा, ओवरहेड एब्जॉर्ब कम होगा और एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन है ना, कि तुमने उतने ओवरहेड एब्जॉर्ब ही नहीं किए, तुमने उतने ओवरहेड चार्ज ही नहीं किए जितने ओवरहेड चार्ज करने चाहिए थे। तो भाई क्यों तुमने उतने ओवरहेड चार्ज नहीं जितने चार्ज करने चाहिए थे? दो ही रीजन है, या तो एक्टिविटी लेवल कम होगा, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बजटेड एक्टिविटी लेवल के मुकाबले कम होगा, या फिर अगर एक्टिविटी लेवल पे फर्क नहीं आ रहा तो जो कॉस्ट है, जो प्राइसेस है, वो फ्लक्चुएट हो गई होंगी, ऊपर हो गई होंगी, जिसकी वजह से आपका सेम एक्टिविटी लेवल पे एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा हो गया होगा और बजटेड ओवरहेड कम हो गया होगा, लीडिंग टूवर्ड्स अंडर एंड ओवर अंडर एब और ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन टू बी इन दिस केस, क्योंकि इस केस के अंदर अंडर एब्जॉर्प्शन का ही हमसे पूछा हुआ है। So this was the last part and a complete question of absorption costing. अगर आप लोग कुछ सवाल है तो मुझे बताएं।